माय सेल्फ नीरज कुमार और आज 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 लेके आपके पास आए हैं। पार्ट 2 में हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के विषय में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है और कैथोड रेज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन का डिस्कवरी भी कैथोड रेज ट्यूब के अंदर हुआ है। कैसे हुआ पहले इसको हम देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखिए, पहला पॉइंट यही है, द प्रोटॉन डिस्कवर्ड एज केनाल रेज। प्रोटॉन का डिस्कवरी केनाल रेज के रूप में हुआ है। कहां पर? विच जनरेटेड बाय द एनोड प्लेट इन कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब के अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर, लो प्रेशर पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं एयर में, लो प्रेशर वाले एयर में, तब जाके केनाल रेज डेवलप होता है। किसके प्लेस से? एनोड के प्लेस से। वही केनाल रेज को क्या नाम से जानते हैं? प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, द प्रोटॉन डिस्कवर्ड एज केनाल रेज विच जनरेटेड बाय द एनोड प्लेट इन कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब में केनाल रेज के रूप में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। किसने डिस्कवरी किया? ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी किया। केनाल रेज डिस्कवर्ड बाय द ई गोल्डस्टीन इन 1886 में केनाल रेज को ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया। प्रोटॉन, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड केनाल रेज और एनोड रेज। प्रोटॉन को ही हम केनाल रेज भी कहते हैं और एनोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि केनाल रेज में नाम से डिस्कवरी किया गया और एनोड के प्लेस से निकलता है, इसको एनोड रेज कहा गया। बाद में यही प्रोटॉन शब्द किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो देखिए थर्ड पॉइंट में ध्यान से, the word proton is given by the Rutherford in 1911। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो केनाल रेज है, जो एनोड के प्लेस से निकल रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वास्तव में ये क्या है? तो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन शब्द किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। परंतु जो केनाल रेज के रूप में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो गोल्डस्टीन साहब ने डिस्कवरी किया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया था, तो आप बोलिएगा ई गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन शब्द किसने दिया? तो रदरफोर्ड साहब ने दिया, 1911 में दिया। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का मास से 1836 टाइम गुना ज्यादा है। किसका मास? मास ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन बहुत ही भारी है। प्रोटॉन का मास आपको मालूम है, पहले हमने चैप्टर में लिख दिया था, प्रोटॉन का मास 1.673 × 10⁻24 ग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.109 × 10⁻28 ग्राम होता है। तो ये तो आपको पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता था? 1836। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम, इतना गुना ज्यादा है किसका मास? मास ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी क्या हुआ? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने 1932 में किया। इसका डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुआ। क्यों लास्ट में हुआ उसका रीजन भी बताएंगे। पहले देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पहला स्टार पॉइंट यही है, द न्यूट्रॉन, इसको स्टार पॉइंट है, ये याद करने के लिए लिखते हैं स्टार पॉइंट के रूप में भी, नोट पॉइंट के रूप में भी कहीं के लिखते हैं। तो स्टार पॉइंट है ये, द न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चैडविक का मतलब जेम्स चैडविक इन 1932 में जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन का खोज किया। कैसे न्यूट्रॉन का खोज किया? देखिए पहले क्यों नहीं खोज हो पाया न्यूट्रॉन का? पहले न्यूट्रॉन का खोज इसलिए नहीं हो पाया कि न्यूट्रॉन, जितने भी एक्सपेरिमेंट ऊपर हो रहे थे, सब चार्ज को ध्यान में रख के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, चार्ज के नेचर को ध्यान में रख के किया जा रहा था। पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए इसके विषय में जानकारी पहले के किसी साइंटिस्ट को हो नहीं पाई। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने इस बात को देखा, कैसे मास के आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। जब एटम का मास कैलकुलेट होने लगा तो मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से इसका मास वैरी नहीं कर रहा था, एटम का मास निकालने में दिक्कत हो रही थी। तब इनको पता चला कि वास्तव में एटम के अंदर एक और भी कोई पार्टिकल है जिसका मास कंसीडर हम लोग नहीं किए हैं, और बाद में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि इसके ऊपर तो मास होता है इसके अंदर, परंतु इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका डिस्कवर बहुत लेट हुआ। तो देखिए व्हेन
अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम मेटल देन न्यूट्रॉन इज जनरेटेड। कैसे इन्होंने जेम्स चैडविक साहब ने किया, इसका चूंकि ये तो चार्ज था नहीं इसके अंदर, ये तो मास पार्टिकल है, तो इसका डिस्कवर करने में थोड़ा कठिनाई आई। कैसे डिस्कवर किया इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराया, किसके ऊपर, बेरिलियम मेटल के ऊपर में। ठीक है, देखिए लिखा है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन द बेरिलियम मेटल देन न्यूट्रॉन इज जनरेटेड। जब उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम मेटल के ऊपर में अटैक कराया, मतलब उस पर बम्बार्डेड कराया बेरिलियम मेटल, थिन बेरिलियम मेटल का लिया गया, मेटल प्लेट लिया गया थिन बेरिलियम मेटल का, मतलब पतला बेरिलियम मेटल लिया गया, उस पर अल्फा पार्टिकल से अटैक किया गया। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को। क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो 2He4 मास है, ये नंबर एटॉमिक नंबर है, और 2+ मतलब हीलियम का न्यूक्लियस लिया गया, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को अटैक कराया किसके ऊपर, थिन बेरिलियम मेटल के ऊपर में। थिन बेरिलियम मेटल का प्लेट लिया गया था 4Be9, इसके ऊपर जब अटैक कराया गया तो ये चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, 6C12 कार्बन के न्यूक्लियस में चेंज हो गया, यानी बेरिलियम चेंज होकर के कार्बन का न्यूक्लियस बनाया, प्लस साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा इनर्जेटिक रेडिएशन निकला, बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी निकला, क्योंकि यह एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन था, बहुत ज्यादा एनर्जी निकला। और यह एनर्जी को जब पैराफिन वैक्स से होकर पास कराएगा, ये एनर्जी जो निकल रहा था हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, इसको पैराफिन वैक्स से होकर जब पास कराया तो जितने चार्ज पार्टिकल थे सब उसके बाहर निकल गए, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल नहीं था वो इसी के अंदर में ट्रैप हो गया, फंस गया। बाद में इसी पैराफिन वैक्स से इस जो पार्टिकल यहाँ फंस गए उसको डिटरमाइन किया गया, तो पता चला कि ये क्या है, मास तो है लेकिन चार्ज नहीं वाला पार्टिकल है, और इसी को बाद में न्यूट्रॉन नाम से जाना गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई है। देखिए न्यूट्रॉन ये 0n1 न्यूट्रॉन है, मास इसके ऊपर 1 है, रिलेटिव मास 1 लिखते हैं ना, और ये क्या है, चार्ज इसके ऊपर नहीं है, और ये कार्बन। देखिए ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार का क्या, न्यूक्लियस चेंजिंग का रिएक्शन है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। दिस एबव रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, दिस एबव रिएक्शन इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। याद रखिएगा ये एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम लोग न्यूट्रॉन का खोज किए। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन का खोज किस रिएक्शन के थ्रू हुआ है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हुआ है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं हुआ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हुआ नहीं, सीधे न्यूक्लियस ही चेंज होकर हुआ है। जहां न्यूक्लियस चेंज होकर रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस रिएक्शन। और जहां इलेक्ट्रॉन के वजह से कोई रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में 2 तरह का रिएक्शन है, जहां इलेक्ट्रॉन के चेंजिंग के वजह से रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और जहां न्यूक्लियस ही चेंज होकर के रिएक्शन हो, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ही रिएक्शन हो, वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूट्रॉन का खोज किस रिएक्शन से हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, केमिकल रिएक्शन से या न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूट्रॉन का खोज न्यूक्लियर रिएक्शन से हुआ है, ये लाइन को याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल का। एटॉमिक मॉडल, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टडी किया गया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब पार्टिकल के विषय में हम लोग डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके लिए तमाम साइंटिस्ट आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दिखाने समझाने के लिए, और हर एक साइंटिस्ट जब आया उसके बाद तो कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स को हटा के अपना नया थ्योरी दिया। इस तरह के कई थ्योरी इसके मॉडल में आ गए। तो एटॉमिक मॉडल के विषय में देखिए, एटॉमिक मॉडल, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। एटम के स्ट्रक्चर को निम्नलिखित साइंटिस्ट ने डिफाइन किया अपने अपने तरीके से, और सारे तरीके से जो डिफाइन करते गया सब एक तरह का थ्योरी बन गया, एक मॉडल के नाम से जाना गया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली थ्योरी जो आई एटॉमिक मॉडल के संबंध में वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया 1808 में। सबसे पहला थ्योरी आया एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सबसे पहला थ्योरी किसका आया, जॉन डाल्टन साहब का आया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में आया। इस थ्योरी में भी कई खराबियां थी, क्योंकि शुरुआती थ्योरी था, इस थ्योरी को बाद में कैंसिल करते हुए एक नया थ्योरी प्रपोज किया गया, किसके थ्रू, जे थॉमसन के थ्रू। तो थॉमसन दूसरे नंबर पर आया, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्षेत्र में 1897 में। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने थॉमसन मॉडल दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। फिर इसके अंदर भी कई खराबियां थी, इसकी खराबियों को दूर करते हुए तीसरा मॉडल जो आया रदरफोर्ड साहब का आया, रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड
फॉइल के ऊपर, मैंने फॉइल का मतलब होता है पत्थर, एक पत्थर से मैंने बहुत कम मटेरियल लिया, गोल्ड का पतला सा पत्थर लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए हम कहते हैं इसको रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो 1911 ईस्वी में आया था। ठीक है, इस मॉडल के बाद एक एडवांस मॉडल आया, किसका? नील्स बोर साहब का आया, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम के रूप में आया 1912 में। ये चौथा नंबर पर मॉडल आया, सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन कर रहा है, लेकिन जब एडवांस है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एडवांस थ्योरी आता गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए सबने आगे बढ़ के कुछ ना कुछ रिसर्च करके नया थ्योरी देते गया। और सबसे लास्ट में आया 5वां नंबर पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, यानी एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, यानी मैकेनिकल दृष्टि से उसको कैलकुलेशन किया गया कि एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो किस तरह से रहते हैं, इसके ऊपर थ्योरी आया। और इसके ऊपर जो है मुख्य रूप से 3 थ्योरी आया। पहला थ्योरी आया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली थ्योरी के नाम से। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी थी। उसके बाद दूसरा आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, हाइजेनबर्ग के साहब ने दिया अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। और तीसरा जो सबसे एडवांस थ्योरी अभी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में चल रहा है और आज भी हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, वो आया श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन इज द लेटेस्ट थ्योरी फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने का सबसे लेटेस्ट थ्योरी है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग इस सारे थ्योरियों को, जितने भी थ्योरी का नाम लिखे सब थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत से और भी टॉपिक हैं, हाइड्रोजन एटम है, तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इन सब थ्योरियों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच बीच में जो और भी इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे उसको भी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल, जो 1808 ईस्वी में आया। ध्यान से देखिए, एटॉमिक मॉडल 1808 ईस्वी में आया। किसने दिया था? डाल्टन एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिया 1808 में। क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अंदर 4 पॉइंट कहा गया, 4 पॉइंट ही हमको याद रखना है। इस मॉडल में 4 पॉइंट कहा गया। पहला पॉइंट क्या कहा एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम एंड एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। कहा कि जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा कि संसार में जितने भी सब्सटेंस हैं सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। और साथ में ये भी कहा कि एटम जो है एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजुअल, देखिए, यानी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने कहा, जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि संसार के समस्त सब्सटेंस एटम से बने हैं और एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। पहली लाइन में इन्होंने ये बात कर दिया। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम और सिंपल एटम। उसने कहा कि एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? वो एटम कहलाता है, या उसी को हम सिंपल एटम भी कहते हैं। एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को सिंपल एटम कहते हैं या सिर्फ एटम के नाम से जानते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड कंपाउंड एटम। जब उनसे ये पूछा गया कि एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप एटम कहते हो या सिंपल एटम कहते हो, तो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहोगे? तो चूंकि इनको मॉलिक्यूल के तो ज्ञान था नहीं, स्टार्टिंग थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा उसको कंपाउंड एटम कहेंगे। और चौथा पॉइंट में उन्होंने क्या कर दिया? कहा कि द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इज टोटली सेम ऑफ ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने चौथा पॉइंट में क्या कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम पाए जाते हैं वह एटम ऑल रिस्पेक्ट, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में देखिए, सब के सब सेम है, चाहे साइज के आधार पर, शेप के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, वेट के आधार पर, किसी भी नेचर में आप देखिए तो एक एलिमेंट के अंदर पाया जाने वाला सभी एटम आपस में क्या होते हैं? ऑल रिस्पेक्ट में, चाहे कोई भी रिस्पेक्ट लीजिए, वॉल्यूम का लीजिए, वेट का लीजिए, मास का लीजिए, सब रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? सेम होते हैं। जबकि ये थ्योरी गलत था। इनका सारा खाली पहला पॉइंट सही निकला कि हाँ एटम, क्या सही निकला कि एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम, संसार के समस्त सब्सटेंस एटम से मिलकर बने, यही बात खाली इनका सही निकला। बाकी लगभग सभी गलत हो गया। चौथा पॉइंट तो आप ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार का कंसेप्ट आया। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन आप पढ़ चुके हो। आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप में क्या होता है? एक ही एलिमेंट के 2 एटमों का क्या होता है? एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है। आइसोबार भी आप पढ़ चुके हो। आइसोबार में क्या होता है? दूसरे दो अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। आइसोटोन में भी वही बात है, साइज का अंतर आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन दोनों में सेम हो जाते हैं अलग अलग एलिमेंटों के। तो इस तरह से
से इनका चौथा पॉइंट जो कहा गया कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम आपस में समान होते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में, ये पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप का कंसेप्ट आया उसके आधार पर। तो इस तरह से हम लोग जॉन डाल्टन की थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्लास में हम थॉमसन मॉडल की चर्चा करेंगे। थॉमसन मॉडल में क्या मुख्य कहा गया और इसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये पूरी हमने लिस्ट यहाँ बना दिया कि कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल के अंदर कंसेप्ट है, ये सारे हमने पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कई पॉइंट पढ़ने हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल पढ़ना है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तमाम चीजें हैं। तो देखिए हर पॉइंट को हम सिस्टमेटिक और बाकायदा बाय नोट दे रहे हैं। मेरा कोई अलग से नोट देने का तरीका नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसका नोट ऑन द स्पॉट देता हूँ। जो मैं पॉइंट लिखता हूँ वो एकदम स्टैंडर्ड पॉइंट लिखता हूँ, स्टार मार्क चाहे पॉइंट, यही हमारा कंप्लीट नोट्स है। और इसके लिए मैं कोई फीस नहीं लेता, कोई मेरा अलग से कोई आपके पास पैकेज नहीं है कि हम अलग से पैसा के लिए। इसलिए जो भी वीडियो ये देख रहे हैं वो वीडियो कम से कम इसको सब्सक्राइब करें, हर आदमी तक पहुँचाएं, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको केमिस्ट्री का हर पॉइंट बिना कुछ शुल्क के, बिना कोई चार्ज लिए आपको टू द पॉइंट एकदम सिलेबस का एक पॉइंट आपको पूरा करूंगा। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।